ये मेरे पास 2024 का सीडीपी क्वेश्चन पेपर है सीटेट का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के दिसंबर महीने में जो हुआ था, उसका सीडीपी का क्वेश्चन पेपर ही मेरे पास है। इसमें जो 30 क्वेश्चन है, सीडीपी का 30 क्वेश्चन होता है सीटेट के अंदर। पेपर 1 और पेपर 2 दो प्रकार का एग्ज़ाम होता है और इसमें सोशल साइंस 60 नंबर का रहता है, सीडीपी 30 नंबर का, लैंग्वेज 1 30 नंबर का और लैंग्वेज 2 30 नंबर का। कुल 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 150 मिनट टाइम रहता है। टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़्यादा जो है चैलेंजिंग बन जाता है, ठीक है। तो ये सीडीपी का क्वेश्चन मेरे पास है, इसके अंदर 30 क्वेश्चन है, उसका हम हल करेंगे और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर अच्छे से आपने वीडियो को देख लिया तो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा, ठीक है। चलिए हल करते हैं 30 का। और अच्छा होगा कि अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो इसमें क्या है, हिंदी में कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज होता है, मुश्किल वर्ड होता है, तो उनका जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो लिख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन समझने में आसानी होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? ऑप्शन देखिए। बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वो क्या है कि बजाय वो वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे ज़्यादा महत्व रखता है। यानी कि बचपन में क्या है क्या नहीं इस पर कोई ध्यान नहीं, मतलब आगे चलकर क्या बनेगा ये ज़्यादा महत्व रखता है, नहीं, ये बात गलत है। नंबर 2 क्या है, बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है, ये भी गलत। बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए समाजीकरण आवश्यक है, ये बात भी गलत है। नंबर 4 देखिए, बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है, ये आपका जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में एक वर्ड है असभ्य, इसका मतलब होता है बदतमीज़। तो बच्चे स्वाभाविक रूप से बदतमीज़ होते हैं और उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए समाजीकरण आवश्यक है, यह ऑप्शन गलत है। स्वाभाविक रूप से बदतमीज़ नहीं होते, बल्कि समाज अगर साथी उथी अगर बदतमीज़ हो तब जाकर के वो बदतमीज़ होता है, स्वाभाविक रूप से बदतमीज़ नहीं होते। तो असभ्य इसका अर्थ क्या है, बदतमीज़, लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। एक और यहाँ पर वर्ड है नैतिक, यहाँ देखिए नैतिक, इसका मतलब होता है अच्छे और बुरे की तमीज़ करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी तमीज़ करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के खाली जगह है आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है मनोसामाजिक, नंबर 2 भौतिक, नंबर 3 संज्ञानात्मक, नंबर 4 भाषाई। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक, भौतिक, भौतिक का मतलब होता है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शरीर का ऊंचा होना, मोटा होना, है ना, जो शारीरिक विकास होती है वो मतलब होता है भौतिक का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, मनोसामाजिक। क्वेश्चन का अर्थ है कि विकास का कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके तहत वो अपने भावना, आत्मधारणा इसका मतलब होता है वो अपने बारे में क्या सोचता है, ठीक है, तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक का मतलब होता है मेल जोल, ठीक है, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ मेल जोल रखना, ठीक है, संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, मनोसामाजिक। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें डैश 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 के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह
डैश डैश होते हैं। क्या ऑप्शन होगा? क्वेश्चन समझिए। व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति, ठीक है, कल्चर, संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है कि भाई ये काम जो है लड़कियां करेंगी, ये काम लड़के करेंगे, ये कौन डिसाइड करता है? कल्चर, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ देखिए, जेंडर रोल, जेंडर भूमिकाएं। नंबर 2 इसका ऑप्शन सही होगा। जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित है, यानी कि जो जेंडर की जो भूमिका है कि लड़का जो है काम काज करेगा, लड़कियां बाइक वगैरह नहीं चलाएंगी, ये जो जेंडर भूमिका है कौन तय करता है? ये सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होते हैं, कल्चरल डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा सही। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ एक अभिकथन है और एक कारण है। अभिकथन पढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा मतलब जिसमें सब प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। समावेशी कक्षा में सभी पाठ्य चर्चा अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए, विशेष बच्चे मतलब जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, जो मतलब मान लीजिए अपाहिज होते हैं, देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, इस टाइप के जो बच्चे होते हैं, विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। कारण क्या है? विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। तो दोनों बात गलत है भाई, ठीक है। यहाँ क्या होगा? ऑप्शन आपका ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 5 देखिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, अब ऑप्शन सुनिए, पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। गलत, कोई भी सुन के बोल देगा गलत है ये। परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। गलत। सीखने के अनुभव बच्चों को संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने या रट्टा मारने की बात हो रही, तो रट्टा मारना जो है कोई ना जीन पियाजे कहेगा ना ये कोहलबर्ग, कोई भी रट्टा मारने की बात नहीं करता है। तो अनुभव के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बात भी गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 आपका जाकर के सही हो जाएगा। जीन पियाजे जो है ये संज्ञानात्मक का जो विकास होता है, इसके जो विकास के सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है, स्टेज बाय स्टेज को फॉलो करते थे कि भाई बच्चा जिस एज पर है उसी एज के अनुसार ये समझ सकता है, इसके अंदर डेवलपमेंट हो सकती है एज के अनुसार, ठीक है। तो जीन पियाजे का ये विकास, ये सिद्धांत था उनका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? ठीक, ऑप्शन 1 पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया, नंबर 2 एक सहयोगात्मक प्रक्रिया, नंबर 3 एक व्यक्तिगत क्रिया, नंबर 4 एक एकीकृत प्रक्रिया। तो लेव वाइगोत्स्की जो है ये 3 चीज़ों को जो है लेकर चलते थे। ये संज्ञानात्मक विकास को 3 चीज़ों को पर डिफाइन करते थे, ठीक है। एक है सोशल है, उसके बाद कल्चरल है और लैंग्वेज है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है 2 नंबर सही हो जाएगा, सहयोगात्मक प्रक्रिया। सहयोग मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ जो सहयोग होता है ये किस में होता है? सोशल में होता है, ठीक है, समाज में होता है। तो ये ऑप्शन जो है उनके हिसाब से सही होगा। अब ऑप्शन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, भाषा और प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया? यानी कि भाषा और सोच के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं। गलत हो जाएगा भाई, यानी कि भाषा एक अलग चीज़ है जो जिसका मतलब सोच से कोई लेना देना नहीं है। गलत है। संज्ञान मतलब सोच, ठीक है, संज्ञानात्मक विचार, सोच जिसमें मतलब जहन का जोर पड़े, सोच की बात हो रही है। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो इन संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। भाषा एक सांस्कृतिक टूल है, ठीक है, उपकरण मतलब टूल है।
जो संज्ञान को सोचने की सलाहियत को कई तरीकों से आसान बनाती है। सुगम मतलब आसान बनाती है। तो ये आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? भाषा आत्म केंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी ज़रूरतों के लिए पूरा करने के लिए किया जाता है। जहाँ पर भी केवल रहेगा ना, केवल केवल वर्ड जो रहेगा, उमूमन वो जो है आंसर गलत होता है। ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? एक छात्र अपने प्रदर्शन लक्ष्य क्या होता है? एक होता है प्रदर्शन लक्ष्य, एक होता है निपुण लक्ष्य। प्रदर्शन लक्ष्य होता है दिखाने के लिए, मतलब अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए पढ़ना, ग्रेड प्राप्त करने के लिए पढ़ना, अच्छा स्कोर प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करना। और एक होता है निपुण लक्ष्य है, वो होता है कि अपने आप को जो है मिच्योर बनाने के लिए, अपने आप के अंदर स्किल पैदा करने के लिए पढ़ना। ठीक है, तो यह है प्रदर्शन लक्ष्य, मतलब अच्छा नंबर पाने के लिए, अच्छा स्कोर, अच्छा ग्रेड पाने के लिए जो है पढ़ाई करना। ये आप ऑप्शन पढ़ोगे तो अपने से आपको आंसर मिल जाएगा। एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, ये हो जाएगा निपुण। एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करता है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। पारस्परिक का मतलब मैंने बताया कि एक साथ मेल जोल रखना, है ना। स्टूडेंट जो है टीचर से सीख रहे हैं, टीचर स्टूडेंट से सीख रहे हैं। तो ये विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब यहाँ पर एक वर्ड है कंठस्थ, तो इसका मतलब होता है रटना। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3 नंबर वाला ऑप्शन गलत है। प्रतिस्पर्धा, इसका मतलब होता है तकाबुल करना, कि भाई होता ना कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मचना। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ 1 से जो है सही है, मेल जुल करके पारस्परिक तरीके से अध्यापन का पालन करना चाहिए। तो लेव वाइगोत्स्की जो है वो सोशल, उसके बाद कल्चरल और लैंग्वेज को जो है ज़्यादा विकास के सिद्धांत को मानते थे, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को मानते थे। तो उसके अनुसार जो है ये ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 10, नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, ठीक है, नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियाँ हैं? नंबर 1 उदाहरण प्रस्तुत करना, नंबर 2 गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, नंबर 3 अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, नंबर 4 एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, रट्टा मारना। ऑप्शन नंबर 4 ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 3 सही है, या 3 4 1, या फिर तो दूसरा में क्या है 1 या 2, तीसरा में क्या 1 या 3, चौथा में क्या 1 2 3। तो यहाँ पर जो है 1 2 और 3 ये तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसलिए कि जब कोई चीज़ पढ़ाता है तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर गैर उदाहरण भी प्रस्तुत करता है किसी चीज़ को समझाने के लिए कि ये क्या है और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, दोनों चीज़ें समझाया जाता है। और अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, ये बात भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 को देखते हैं। फिजा ने निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनियम करते हैं? विनियम का अर्थ होगा अदला बदली, यानी कि एक दूसरे के साथ मेल जोल रखना, है ना, एक दूसरे से कुछ सीखना। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने इससे पहले बताया था पारस्परिक का मतलब क्या है, यही मतलब है अदला बदली, एक दूसरे के साथ मेल जोल रखना। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपने भूमिकाओं का विनियम करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 पारस्परिक अध्यापन। ठीक है,
रेसिप्रोकल टीचिंग इसको बोलते हैं। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 12, फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय Z सीखने की तुलना में विषय X सीखने में अधिक समस्याएं हैं क्योंकि वह विषय में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विषय Z में, ठीक है, विषय Z में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण क्या है यार, इधर जो छुपा हुआ है, विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक संघर्ष नहीं, अधिसंज्ञान, ठीक है, अधिसंज्ञान आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मेमोरी का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है। ऑप्शन देखिए, बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है, बुद्धि समय के साथ बदलती है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बुद्धि मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत में मिलती है। नहीं भाई, बुद्धि किसी को विरासत में नहीं मिलती है। अगर मान लीजिए किसी का बाप जो है बहुत ज़्यादा होशियार है, इंटेलिजेंट है, तो क्या ज़रूरी है कि बेटा जो है होशियार और ये बनेगा? लेला भी बन सकता है, बेवकूफ़ बन सकता है। तो बुद्धि जो है विरासत में नहीं मिलती है, बुद्धि समय के साथ बदलती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कहाँ चला गया, ये है यहाँ। हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी संलग्नता वाले अधिकांश विद्यार्थी क्या है, कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। नहीं। उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिक की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। नहीं। उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं। नहीं। दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने का सुसाधित करता है। तो ये बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। आपका अब इसमें जो है ये गलत हो जाएगा, इसलिए कि बच्चों में भय और तनाव नहीं बनाना है। जहाँ भय और तनाव की बात आएगी और जहाँ पर केवल वाला ऑप्शन रहेगा, दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ रट्टा मारने वाली बात आएगी वो ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखने की चीज़ है, ठीक है। अब कारण के अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होती है, गलत है, ठीक है। तो ए और आर दोनों गलत हो जाएगा आपका। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं 16। लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। यह कारण क्या है? यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, सब विनियमित, ठीक है, विनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर ये है 16। मतलब भावना जो है क्या है, भावना जो है ये पढ़ाई में जो है एक प्रकार की इफ़ेक्ट डालती है, ठीक है। पढ़ाई में प्रभाव डालता है भावना, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है एकदम टेंशन के साथ, भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, पास होंगे फेल होंगे, अगर इस तरह ये सब सोचकर कोई पढ़ेगा ना तो ज़्यादा देर तक वो पढ़ाई टिका हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक तरह का जो भावना होता है ना, यहाँ पर इंग्लिश में देखो, इमोशंस इफेक्ट मेमोरी, ठीक है। इमोशन जो है ये मेमोरी में इफेक्ट डालता है, लर्निंग में, पढ़ाई में, इस सब में इफेक्ट डालता है। तो टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है भाई, आराम से पढ़ो, आराम से
माइंड फ्रेश करके पढ़ो, ठीक है, तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो इसका क्या आंसर होगा? 16 का 3 नंबर वाला आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करती है, वो अलग बात है और ये अलग बात है, ठीक है। आप लोग पॉज करके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? नैदानिक आकलन, इसका अर्थ होता है कि जहाँ गलती होती है, ठीक है, उनकी गलतियों को पकड़ करके, जब कहाँ गलती होती है पहचान करके उनकी गलती को सुधारना, ठीक है। ऑप्शन पढ़िए, उन क्षेत्रों का की पहचान करना जहाँ विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो गया, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम का समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 18 नंबर। 10 साल की काकुली जो है गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उसके समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? काकुली जो है वो कठिन सवाल से जूझ रही है। मैथ जो है बहुत कठिन होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है बहुत अजीब व गरीब होता है भाई। तो जूझ रही है भाई, मुश्किल में है, क्या कर सकती है? एक अध्यापिका क्या करेगी? शिक्षिका क्या करेगी? क्या कड़ी से कड़ी सजा दे? नहीं, उसे समस्या का समाधान दे, या फिर उसे समस्या को छोड़ने और अगले एक पर जाने के लिए कहे कि भाई ये छोड़ दो, अगला वाला कर लो? ऐसा भी नहीं। कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और ज़रूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें। यह आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब किसी के माइंड में आएगा उसे समस्या का समाधान दे, ये भी तो हो सकता है। नहीं भाई, अगर पूरा समस्या का समाधान बता देगी तो फिर वो, अगर पूरा का पूरा टीचर बता देगी तो फिर काकुली वो कैसे कुछ सीख सकेगी, है ना? कैसे वो खुद से अगर प्रयास नहीं करेगी थोड़ा बहुत, तो फिर कैसे होगा? तो चारों में से, इन दो में से, दो ऑप्शन नंबर 2 और 4 में से बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा है वो यही है, कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और ज़रूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें, ठीक है। अब 19 नंबर देखिए क्वेश्चन। अधिगम का मतलब होता है लर्न, सीखना, ठीक है। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? जो गलत है वही आपका सही होगा, इसलिए कि नहीं पूछा है। शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, मतलब नामीकरण मतलब लेबल लगा देना कि ये लड़का पढ़ाई में बेकार है, ये लड़का टॉप करता है, ये लड़का तो बहुत ज़्यादा सुस्ती करता है, मतलब एक प्रकार का लेबल लगा देना, ठीक है। और वर्गीकरण होता है अलग अलग वर्ग में बांट देना, लेल्हा का अलग ग्रुप रहेगा, होशियार का अलग ग्रुप रहेगा। तो ये गलत है, ये अधिगम में ये सही नहीं है, ठीक है। यह विकल्प सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए कि जो गलत आंसर है वही आपका यहाँ पर मांगा गया है कि क्या शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 20 था, 21 नंबर पर चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह नैतिक मैंने बताया था, नैतिक का मतलब होता है अच्छे और बुरी की तमीज़, सच और झूठ की तमीज़ करना, ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है? नहीं। यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता। गलत। यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। यह बच्चों को द्विधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। ये आपका जो है सही हो जाएगा। कोहलबर्ग थोड़ा अजीब टाइप के थे, मतलब वो क्या करते थे, वो दुविधा में डालते थे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आपको क्वेश्चन दे दिया, मतलब कुछ आपको विषय दे दिया, ये नहीं बोलेगा इसमें क्या सही है क्या गलत है, वो ये पूछता कि इसमें जो है क्या कॉन्सेप्ट निकल रहा है, और मतलब एक प्रकार की मतलब दुविधा में डाल देते कि इस तरह मतलब क्वेश्चन करते थे कि वो बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए कि भाई इसका क्या आंसर होगा क्या आंसर होगा, ठीक है।
तो कोहलबर्ग जो है वो बच्चों को दुविधा में डाल देते थे। अब मान लीजिए कोई पूछ दे कि भाई एक तरफ जो है आपके पिताजी डूब रहे हैं, एक तरफ आपके वो कोई फलाँ जिससे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो वो बंदा जो है डूब रहा है, किसको बचाओगे? लो भाई, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो मतलब है, ठीक है, दुविधा में डाल देना। क्वेश्चन नंबर 22। प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। नहीं भाई, नहीं मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जो अपना गांव सही से नहीं घूम पाते हैं ना, बाहर दुनिया का घूमेंगे। तो ये पहला ही वाला गलत हो गया। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है, ये भी गलत। ए और दोनों दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। निम्न में से कौन सा ऐसे प्रश्न एक उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा दे? मतलब ये जो 4 क्वेश्चन है, इनमें से कौन-सा ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब जिसके करने पर बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए कि इसका क्या आंसर होगा? जिसमें मतलब वो माइंड का ज़्यादा यूज़ करे, है ना? क्वेश्चन कौन-सा क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था? हिटलर। ये बात हुई? इसमें ज़्यादा तो विवेचना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बच्चे को। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? 1945, है ना? द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप में शामिल थे? रूस, अमेरिका वगैरह वगैरह। अब चौथा देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? ये क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन है जिससे विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, ठीक है? इसमें ज़्यादा माइंड लगाना पड़ेगा, क्या कारण था, क्या नहीं था, वगैरह वगैरह। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। उन बच्चों को जिन्हें बाधिता यानी कि जो नहीं देख पाते हैं, ठीक है, दृष्टि बाधिता है, उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को का उपयोग करना चाहिए जो ये है। तो एक ब्रेल होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ 2 आपका सही है। ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है। ब्रेल मतलब एक लिपि होती है, मतलब थोड़ा ऊंचा टाइप का होता है, जैसे छू छू करके जो है अंधे जो लोग होते हैं ना, जो पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट, वो अच्छे से अ, समझ पाते हैं इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो उनका एक अलग से एक प्रणाली होती है जो छू करके वो पढ़ते हैं, तो ब्रेल उसे कहा जाता है। ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है। आपका दो नंबर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। आप एक शिक्षक हैं, इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि सीटेट पास हो जाए, अच्छा रहेगा। आप एक शिक्षक है जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन देखिए, विषय पर व्याख्यान देना और छात्रों को विस्तृत नोट्स प्रदान करना नहीं। एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी को याद रखना और प्रस्तुत करना नहीं, ये भी नहीं हो सकता। छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पी परीक्षण देना नहीं। ये ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। खुले प्रश्न दीजिएगा तभी तो बच्चे जो है अच्छे मतलब मज़ेदार प्रश्न का जवाब दे करके ज़्यादा जो है पढ़ने में रुचि दिखा सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए एक आकलन का एक उदाहरण है? एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक ये रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब कुछ आपको दे दिया कि बोला कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, आप इस तरह से पढ़ करके जो है ये सारी चीज़ें पढ़ करके आप एक अच्छा ग्रेड ला सकते हो, है ना। एक अंतिम परीक्षा जिसमें पूरे सत्र में सीखी गई सभी सामग्री शामिल होती है। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन, देश भर के छात्र की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत परीक्षण। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए
आकलन का एक उदाहरण सीखने के लिए। तो भाई अगर आप कॉन्सेप्ट बताओगे कि क्या क्या क्वेश्चन, मतलब क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या पढ़ने से आप इस तरह सफल हो सकते हो, अच्छा ग्रेड ला सकते हो, तो जाहिर सी बात है वही ज़्यादा बेटर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजाति प्रवृत्ति होती है। नहीं, कारण क्या, लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में संवेदनशील और भावना लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती है। गलत हो जाएगा, दोनों गलत है, ठीक है। अब आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। 28 नंबर देखते हैं। 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है कि जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेंगी और वह शर्मिंदा होगी, है ना। जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये बात भी सही है, दोनों सही है। ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसका आंसर हो जाएगा 2। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, ठीक है। अब सही क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। जब एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी। छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शिका प्रदान करना, नई सामग्री पर व्याख्या देना और छात्रों को याद करने के लिए रट्टा मारने की बात हो रही है। ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहना, छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने समय के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। अगर मान लीजिए कोई 5 क्लास का बच्चा 6 क्लास में गया तो उनसे कहना कि भाई आप क्या जानते हो, इससे पहले क्या जानते हो ना, क्या पढ़े हो, उन सारी चीज़ों को सुन करके वो क्या जानता है उनको भी जो है अपने नए विषय के साथ जोड़ करके पढ़ाना। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, लास्ट है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक, समावेशी कक्षा इसमें हर प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है, बच्चों में कमियों की पहचान करता है और उनके सही ढंग से नामीकरण करता है, अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, ठीक है। होड़ मचा दिया, ये आगे बढ़ रहा है, वो उसका आगे बढ़ रहा है, वो उसका आगे बढ़ रहा है ना। कमियां पहचान करना, उसके ढंग से नामीकरण करना कि ये लड़का लेल्हा है, ये लड़का तो लिखने में कमज़ोर है, ये लड़का क्या पढ़ पाएगा, ये गलत है ना। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का CDP 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा हल हो गया, दिसंबर का पूरा, ठीक है। वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट।